मुझको हुई न खबर, चोरी चोरी छुप छुप कर। भारतीय सिनेमा के सुनहरे पर्दे पर कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक कलाकार नहीं, एक युग की पहचान बन जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था सरोज खान। जी हाँ, हमारे मास्टर जी। मास्टर जी सिर्फ एक संबोधन नहीं, बल्कि करोड़ों दिलों में बसा वो सम्मान था जिसने नृत्य की दुनिया में क्रांति ला दी थी। आपने कभी सोचा है माधुरी दीक्षित की मनमोहक अदाओं, श्रीदेवी की बिजली जैसी फुर्ती और शाहरुख खान के स्वैग के पीछे जो जादू था वो मास्टर जी का ही था। पर दोस्तों, उन मास्टर जी के पीछे की कहानी आपका दिल दहला देगी। क्या आप जानते हैं कि ये सरोज खान बचपन में पागल थी, फिर कैसे महज 3 साल की उम्र में ही अपने परिवार का चूल्हा जलाने में मदद करने लगी थी। कैसे मात्र 13 साल की उम्र में सिनेमा के बड़े बड़े कलाकारों को अपने इशारे पर नचाने लगी थी। दोस्तों, हमारे मास्टर जी को भी कभी किसी से प्यार हुआ था, पर इस प्यार में जब इन्होंने शादी की तो इनके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ कि जिसे जानकर ये अंदर तक टूट गई थी। कैसे भारतीय सिनेमा के बड़े बड़े कलाकारों को अपने इशारे पर नचाने वाली सरोज खान जी को कभी दुकानों की बची जूठन खाकर अपना पेट भरना पड़ता था। ये दोस्तों, जानते हैं सरोज खान की वो सच्चाई जो दुनिया से छिपा दी गई, वो कहानी जो हर थिरकन, हर थाप और हर ताल और सरोज खान की हर मुस्कान के पीछे गूंजती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्यूटीफुल बॉलीवुड में। दोस्तों, इस वीडियो के अंत में आपको हम ये भी बताएंगे कि कैसे सिनेमा के नामी गिरामी डांसर जिनके पास डांस सीखने के लिए पैसे नहीं थे, सरोज खान जी ने उन्हें फ्री में डांस सिखाया। सरोज जी से मैंने डांस सीखा। आई लर्न फ्रॉम सरोज जी। और सरोज खान के बुरे वक्त में गोविंदा ने क्या सिला दिया। 1949 की एक ठंडी सुबह थी जब मुंबई की हलचल भरी गलियों में एक मासूम सी किलकारी गूंजी। एक साधारण से परिवार में जन्मी थी एक नन्ही सी बच्ची जिसका नाम था निर्मला। कौन जानता था कि ये वही निर्मला है जो एक दिन सरोज खान बनकर बॉलीवुड की धड़कन बनेगी। पर निर्मला के साथ अगर कुछ साथ था तो वो थी उनकी संघर्ष की परछाई। उनके पिता कृष्णचंद्र साधु सिंह एक पढ़े लिखे खुशहाल कारोबारी थे, लेकिन विभाजन ने उनसे सब कुछ छीन लिया था। पाकिस्तान के कराची से भागकर मुंबई आए, खाली हाथ, भरे दिल और टूटी उम्मीदों के साथ। वहीं माहिम रेलवे स्टेशन के पास एक चौल में एक कमरा किराए पर लिया। बस एक वही कोना था जिसमें पूरा परिवार सिमट कर सपनों को बचाने की कोशिश कर रहा था। निर्मला उस वक्त केवल 3 साल की। एक दिन घर के कोने में खड़ी वो अपनी परछाई से बातें कर रही थी। कभी हाथ हिला रही थी, कभी वो अपने हाथों को घुमा रही थी, जैसे किसी अनदेखे मंच पर कोई अदृश्य नृत्य प्रस्तुत कर रहा हो। गरीबी के हालात में मां नोनी सिंह ये सब देखकर घबरा गई। उन्हें लगा कि बच्ची का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। घबराई हुई मां निर्मला बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गई। डॉक्टर ने मुस्कुराकर बच्ची की हरकतें देखी और धीरे से कहा, आपकी बेटी पगली नहीं है, उसे तो नृत्य का शौक है। 3 साल की थी तो मैं अपने शैडो को देख के डांस करती थी, तो मेरी माँ ने समझा मैं पागल हूँ। इसकी रगों में कला बसी है, उसे उड़ने दीजिए। और यहीं से एक नन्ही सी चिंगारी जल उठी थी। डॉक्टर साहब ने ही अपने एक जान पहचान वाले के जरिए निर्मला को फिल्मों में बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम दिलवा दिया। जहां इनका परिवार तंगी की हालात से जूझ रहा था। कभी वह आधा पेट खाना खाता, कभी पूरे दिन का इंतजार सिर्फ एक रोटी के लिए करता। पर अब इस नन्ही सी बच्ची के नृत्य ने चूल्हा जलाना शुरू कर दिया था। उम्र सिर्फ 3 साल और कंधों पर परिवार का बोझ।
दर्शकों के लिए वो सिर्फ एक मुस्कुराती हुई बच्ची थी, पर पर्दे पर हकीकत में वो एक बहन थी। अपनी 4 बहनों और छोटे भाई के लिए चुपचाप अपना बचपन गिरवी रख चुकी थी। मुंबई की बारिश में भीगते हुए जब फिल्म नजराना के सेट पर एक नन्ही बच्ची को पहली बार कैमरे के सामने खड़ा किया गया, किसी को क्या अंदाजा था कि ये लड़की जो उस दिन अभिनेत्री श्यामा के बचपन का किरदार निभा रही है, आगे चलकर खुद एक महान अध्याय बनने वाली है। कहते हैं कला उम्र नहीं देखती, और निर्मला इस बात की जीती जागती मिसाल थी। उम्र सिर्फ 5 साल और उनके हाथों में आ गई थी अगली फिल्म का नाम था बड़ी बहू, जहां उन्होंने अभिनेत्री निम्मी की बेटी का किरदार निभाया था। बस जैसे सिनेमा के पर्दे पर कोई रील चल रही हो, एक के बाद एक किरदार निर्मला के जीवन में जुड़ते चले गए। 1951 से 1952 और फिर एक ऐसी फिल्म जो उनके दिल के सबसे करीब रही। फिल्म का नाम था अघोष। इस फिल्म में वो दिखाई दी बेबी नाज के साथ एक गीत में, जहां बेबी नाज ने कृष्ण भगवान का किरदार निभाया और निर्मला राधा बनी थी। वह छोटी सी बच्ची जब नृत्य करती थी तो लगता था जैसे भावना स्वयं आकार ले रही हो, पर सब इतना आसान कहाँ होता है। ये सिनेमा की दुनिया बड़ी निर्दयी थी। जैसे ही बाल्यकाल बीता, कैमरे की रोशनी उनसे दूर होती चली गई, रोल मिलना उन्हें बंद हो गए और फिर शुरू हुआ संघर्ष का दूसरा अध्याय, जहां ये छोटी सी बच्ची परिवार की पूरी नाव अकेले खे रही थी। वहीं एक बार फिर रोटियों की मोहताजी शुरू हो गई। निर्मला ने संघर्ष के इस दौर में 6 महीने की नर्सिंग ट्रेनिंग ली, एक अस्पताल में दिन रात खपाई और अब मरीजों की देखभाल में अपना बचा हुआ बचपन खर्च करने लगी। पर जो मेहनत उनके शरीर से बह रही थी वो पैसों में अब बदल नहीं रही थी। निर्मला आसमान में उड़ने वाली चिड़िया थी। उन्हें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को कैसे भी उठाना था। फिर उन्होंने टाइपराइटिंग और शॉर्टहैंड का कोर्स किया। एक कंपनी में वो टेलीफोन रिसेप्शनिस्ट बन गई, पर बात तो सिर्फ पैसों पर आकर ही अटक रही थी। ये सब करने के बावजूद उन्हें इतने पैसे नहीं मिल पा रहे थे कि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। फिर उन्हें अपने पुराने रिश्तों की बदौलत मेकअप आर्टिस्ट का काम मिल गया। निर्मला की जगह कोई और होता तो शायद टूट गया था, पर निर्मला एक बच्ची नहीं, एक लड़ाई बन चुकी थी और इस लड़ाई ने उन्हें एक बार फिर वापस लाकर खड़ा कर दिया, उन्हें उनके असली प्यार के पास। जी हाँ, वो एक बार फिर डांस की तरफ खिंच गई। एक दिन जब वो मेकअप आर्टिस्ट का काम कर रही थी तो उन्हें किसी ने सलाह दी, तुम इतना अच्छा तो नाचती हो, ग्रुप डांस क्यों नहीं ट्राई करती। निर्मला ने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि ना कहने की तो कोई गुंजाइश उनके जीवन में अब बची ही नहीं थी। 1958 फिल्म थी हावड़ा ब्रिज, एक क्लासिक फिल्म का एक क्लासिक गाना, और उस गाने के बैकग्राउंड में डांस करती एक 10 साल की बच्ची। जी हाँ दोस्तों, आज निर्मला सिर्फ पर्दे पर नाच नहीं रही थी, वो अपनी गरीबी को हर कदम हर हाल में कुचल रही थी। इसके बाद निर्मला ने कई फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर का काम किया। साल आया 1963 और फिल्म ताजमहल में एक्ट्रेस मीनू मुमताज के बगल में बैठी लड़की कोई और नहीं, वही निर्मला थी। धीरे धीरे हालात भी अब ठीक होने लगे। निर्मला को और भी फिल्मों में छोटे मोटे रोल मिल रहे थे। तभी हालात ने एक बार फिर करवट ली और निर्मला के पिता चल बसे थे। परिवार एक बार फिर बिखर गया। रोटी के एक टुकड़े के लिए तरसने का दौर एक बार फिर लौट आया। कई बार माँ बच्चों को झूठ बोलकर सुला देती, चूल्हे पर खाना चढ़ा हुआ है, पत्ते ही तुम्हें उठा दूंगी, अभी तुम सब लोग सो जाओ। पर असल में वो चूल्हा कई रातों तक जलता ही नहीं था। उनके घर के पास एक भजिया वाला था। जब वो इस परिवार की निर्धनता को देखता तो उसे बहुत तरस आता। अपनी दुकान को बढ़ाने के बाद वो अपनी बची हुई भजिया इनके परिवार को दे जाता, ताकि ये भूखा परिवार रात में किसी तरह अपने पेट की भूख को मिटा सके। निर्मला के संघर्ष का दौर जारी था और फिर वो मोड़ आया जहां किस्मत ने एक बार फिर दरवाजा खोला। दक्षिण भारत से 2 मशहूर डांसर भाई हीरा लाल और सोहन लाल मुंबई आए थे। कारण था कि फिल्म फ्लैट नंबर 9 में वो डांस कोरियोग्राफ कर रहे थे।
और उसी फिल्म के एक गाने में निर्मला बैकग्राउंड डांसर बनकर नाच रही थी। उन्होंने जब निर्मला को बैकग्राउंड में डांस करते देखा तो वो चौंक गए और सोहन लाल ने निर्मला को पास बुलाया, कहा कि तुम मेरे साथ काम करोगी, आज से तुम मेरी असिस्टेंट हो। बस उस दिन से निर्मला ने परछाई से निकलकर प्रकाश की ओर पहला कदम बढ़ा दिया था। स्टूडियो की धूल भरी जमीन पर खड़े होकर जब सब निर्मला को नंगे पांव नाचते हुए देखते तो कोई उन्हें निर्मला नहीं कहता, अब सब उन्हें मास्टर साहब का असिस्टेंट कहने लगे थे। मास्टर सोहन लाल के साथ काम करने का नतीजा ये हुआ कि लोग उन्हें कहते कि ये तो नृत्य की जीवित आत्मा बन चुकी है। तभी किस्मत ने पहली परीक्षा उनके सामने पेश की। फिल्म थी कॉलेज गर्ल और अभिनेत्री थी वैजंती माला। जब वैजंती माला को बताया गया कि उन्हें डांस सिखाने वाली एक 12 साल की लड़की है तो उन्होंने पहले झुरझुरा कर कहा, क्या मजाक बना रखा है आपने, आप जानते नहीं इतनी बड़ी सुपरस्टार को एक बच्ची डांस सिखाएगी। बोले मास्टर जी बच्चों से भी सीखना पड़ता है। फिर वैजंती माला ने उस लड़की का नृत्य देखा और वो सन्न रह गई क्योंकि वो बच्ची नाच नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था कि रगों में बसी कला को सांसों की लय में बहा रही है वो लड़की। वहीं से एक तूफान ने जन्म ले लिया था जिसे अब कोई भी नहीं रोक सकता था। निर्मला की यह पहली परीक्षा थी जिसमें उन्होंने वैजंती माला को कोरियोग्राफ किया था और उसके बाद पूरी फिल्म इंडस्ट्री समझ गई थी कि ये लड़की आगे चलकर बहुत बड़ी कोरियोग्राफर बनेगी। अब उन्हें एक के बाद एक फिल्म मिलने लगी थी। वो प्रॉपर एक असिस्टेंट डांस मास्टर के रूप में जानी जाने लगी थी। और फिर एक दिन वो आया जिसने इस लड़की की किस्मत ही बदल दी। मास्टर सोहन लाल को राज कपूर की फिल्म संगम के लिए यूरोप जाना पड़ गया। वहीं दूसरी ओर फिल्म दिल ही तो है की शूटिंग चल रही थी। निर्देशक थे PL संतोषी। समय की कमी थी और सोहन लाल उस समय नहीं थे तो उन्होंने निर्मला को बुलाया और कहा, सोहन लाल जी तो इस समय है नहीं, अब तुम्हें इस गाने को कोरियोग्राफ करना है क्योंकि मुझे ये फिल्म जल्दी से जल्दी बनानी है। निर्मला घबरा गई थी, उनके हाथ पैर कांपने लगे, आंखों में डर तैरने लगा, पर अंदर से कहीं से एक आवाज आई, अगर आज नहीं किया तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। उन्होंने हिम्मत की और गाने को कोरियोग्राफ किया और फिर ये गाना जब पर्दे पर आया तो ये गाना सिर्फ हिट ही नहीं सुपर हिट हो गया था। और इस गाने के सुपर हिट होने के साथ ही आज निर्मला का फिल्म इंडस्ट्री में डंका बज उठा था। और सोहन लाल जब लौट कर आए तो उन्होंने निर्मला को नाम दिया सरोज। जी हाँ दोस्तों, अब निर्मला साधु सिंह सरोज बन चुकी थी। आज एक नए जीवन की शुरुआत हो गई थी, एक नई कामयाबी की तरफ पहला कदम बढ़ गया था, पर शायद अभी उलझने बहुत थी। सरोज दिन रात मास्टर सोहन लाल के साथ काम करने में लग गईं। उनकी कला और उनका समर्पण हर पल उन्हें सोहन लाल के साथ बांधता चला गया और इन व्यस्तता के पलों में उन्हें पता ही नहीं लगा कि वो कब सोहन लाल की तरफ प्रभावित हो गईं। वो अपना दिल सोहन लाल को दे बैठी और शायद मास्टर सोहन लाल को भी कोई आपत्ति नहीं थी। वर्ष 1961 को सरोज ने शादी कर ली थी मास्टर सोहन लाल से। मास्टर सोहन लाल सरोज से 30 साल बड़े थे। उस समय सरोज की उम्र महज 13 साल थी और सोहन लाल की उम्र 43 साल थी। और सब कुछ चुपचाप हुआ, न ढोल न बैंड और न ही कोई गवाह, बस एक मासूम सा सपना, मानो जिसने अपनी परछाई से ब्याह कर लिया था। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद सरोज की पूरी दुनिया एक झटके में बिखर गई जब उन्हें पता लगा कि सोहन लाल पहले से शादीशुदा हैं। उनके 4 बच्चे भी हैं। ये खबर सरोज पर गाज की तरह गिरी, पर अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। उनके पास सिर्फ एक चीज बची थी, वो था उनका अफसोस। पर वो सरोज थी, अफसोस में जीने वाली सरोज नहीं, अफसानों में ढलने वाली सरोज। तक सरोज के हिस्से में जो भी आया था वो कोई फिल्मी स्क्रिप्ट नहीं थी, बल्कि एक कठोर, खामोश और खुद से लड़ती औरत की सच्चाई थी। सरोज की अब शादी तो हो चुकी थी, पर इज्जत नहीं मिली थी। घर था पर नाम नहीं मिला था, पति था पर सम्मान नहीं मिला था। और इन सब के बीच सरोज अब माँ भी बन चुकी थी। उनके सोहन लाल से 3 बच्चे थे, जिसमें से एक बेटी ने दुनिया को जल्दी ही छोड़ दिया।
महज 17 साल की होते होते एक बेटी कुक्कू और एक बेटा राजू। कहते हैं जब लड़कियां गुड्डे गुड़ियों को खेलते हैं तब सरोज 3 बच्चों की मां बन गई थी। इतना सब होने के बाद भी सरोज बड़ी हिम्मत से अपने दोनों बच्चों को पाल पोस रही थी। 1965 के आते आते मास्टर सोहन लाल से उनका रिश्ता भी अब टूट गया था और साथ ही टूट गया था वो सपना जिसे उन्होंने 13 साल की उम्र में आंखें बंद करके ओढ़ लिया था। पर सरोज तो उन्हें छोड़ना चाहती ही नहीं थी क्योंकि सरोज ने खुद उन्हें स्वीकार किया था। पर कारण था कि सोहन लाल ने सरोज के बच्चों को अपना नाम देने से मना कर दिया था। वो अपने पहले परिवार से कोई उलझाव नहीं चाहते थे। हाँ, अब सरोज एक पत्नी नहीं सिर्फ एक माँ बची थी जो इस दुनिया से लड़ने के लिए अकेले निकल पड़ी थी। सरोज अपने बच्चों को सीने से लगाकर रात रात भर रोती रहती। पर सरोज अपने बच्चों के खातिर एक बार फिर उठ खड़ी हुई। सरोज ने एक बार फिर अपने आप से कहा कि मैं अब खुद तय करूंगी अपनी कहानी का अगला पन्ना। इसी बीच सरोज की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। तक जो सरोज किसी और के इशारे पर नाच रही थी, अब उन्हें खुद अकेले अपने दम पर एक गाने को कोरियोग्राफ करने का मौका मिला। फिल्म थी गीता मेरा नाम। इस फिल्म को बना रही थी मशहूर अदाकारा साधना, जो कि अब एक सिर्फ अभिनेत्री नहीं थी बल्कि वो एक डायरेक्टर भी बन चुकी थी। साधना जानती थी कि सरोज में एक आग है, लेकिन दिक्कत ये थी कि सरोज के पास कोरियोग्राफर यूनियन का कोई कार्ड नहीं था। पर साधना ने अपने दम पर अपने ही पैसे लगाकर सरोज के लिए वो कार्ड बनवाया और फिर अपनी फिल्म में ब्रेक दिया। वैसे ये रिश्ता किसी हीरो हीरोइन का नहीं था और ना ही किसी गुरु और शिष्या का था। ये एक स्त्री का दूसरी स्त्री को पहचान दिलाने का रिश्ता था। उसके बाद ये फिल्म ऐसी चली कि इसके गीतों ने धूम मचा दी। सरोज का नाम पहली बार एक स्वतंत्र कोरियोग्राफर के रूप में चमकने लगा था। इस रोशनी में भी जिंदगी अंधेरों से ही खेल रही थी। पहले पति से अलग होने के लगभग 10 साल बाद सरोज की जिंदगी में एक शख्स आया, सरदार रोशन खान, एक प्रतिष्ठित पठान व्यापारी। जी हाँ दोस्तों, ये शख्स भी पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन अब उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी। उनकी 2 बेटियां थीं। जब रोशन खान ने सरोज से शादी का प्रस्ताव रखा तो सरोज ने साफ साफ एक शर्त रख दी, शादी तो तभी होगी जब आप मेरे दोनों बच्चों को अपना नाम देंगे। रोशन खान मुस्कुराए और बोले, सरोज, आज तुम मेरे घर की इज्जत हो और तुम्हारे नाम से मेरा नाम जुड़ा है और मेरे नाम से तुम्हारा नाम। बस इसी बात पर दोनों की शादी हुई और सरोज को साथ ही मिला वो नाम जो आने वाले दशकों में हिंदी सिनेमा की धड़कन बना, सरोज खान। बेटा राजू, जो अब राजू खान बन चुका था, आगे चलकर खुद एक मशहूर कोरियोग्राफर बना। रोशन खान से सरोज को एक बेटी हुई, पर किस्मत ने एक बार फिर करवट बदली। उनकी जिंदगी से एक बार फिर वो मुस्कुराहट चली गई थी। रोशन खान का निधन हो गया। सरोज खान अब एक बार फिर अकेली पड़ गई थी, लेकिन वो फिर भी नहीं टूटी। उनकी आंखों में अगर कुछ था तो वो उनके बच्चों की परवरिश। जिस समाज ने उन्हें बार बार तोड़ा था, उस समाज को सरोज खान ने दिखा दिया था कि मैं सिर्फ एक कोरियोग्राफर नहीं, एक माँ भी हूँ और एक माँ कभी नहीं हारती। इसके बाद सरोज का करियर एक नई उड़ान के लिए तैयार था। साधना की गीता मेरा नाम के बाद उन्हें कई फिल्में मिली, लेकिन असली धमाका 1983 की फिल्म हीरो से हुआ। निर्देशक थे सुभाष घई और इस फिल्म के गानों को कोरियोग्राफ करने के बाद आज सरोज खान का नाम नामी गिरामी कोरियोग्राफर के रूप में लिया जाने लगा था। पर हर कलाकार की जिंदगी में एक ऐसा पल जरूर आता है जहां वो खुद कहता है, अब दुनिया को मेरे नाम की गूंज सुननी ही चाहिए। सरोज खान के पास भी वो पल आया। वर्ष 1988 में फिल्म तेजाब, नायिका थी माधुरी दीक्षित, और जब पर्दे पर माधुरी दीक्षित ने नाचा तो मानो सिर्फ शरीर ही माधुरी दीक्षित का हो, आत्मा सरोज खान की थिरक रही थी।
इस गाने ने सिर्फ माधुरी दीक्षित को स्टार नहीं बनाया, बल्कि सरोज खान को आज स्थापित कर दिया था। सरोज खान मानो आज डांस की एक संस्था बन गई थी। अब इंडस्ट्री में सिर्फ यही चर्चा थी, अगर डांस होगा तो सरोज खान का होगा। और फिर शुरू हुआ अवार्ड्स का सिलसिला। एक के बाद एक हर मंच पर सिर्फ एक ही नाम गूंजता, सरोज खान। 1990 में चालबाज का गाना, और इस गाने के लिए इन्हें इनका पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1991 में सैलाब फिल्म के लिए, 1993 में बेटा फिल्म के लिए, और 1994 में खलनायक का विवादित और क्रांतिकारी गीत। ऐसा लग रहा था कि सरोज खान की उम्र तो बढ़ रही है, पर उनके पैरों के थिरकने की उम्र मानो कम होती चली जा रही है। नई नई हीरोइन को भी आज सरोज खान कोरियोग्राफ कर रही थी। साल 2000 में हम दिल दे चुके सनम का निमुड़ा निमुड़ा एक गीत, साल 2003 में देवदास का डोला रे डोला, और साल 2008 में गुरु फिल्म ने यह साबित कर दिया था कि सरोज खान जैसा न कोई कोरियोग्राफर हुआ और न शायद सदियों तक अभी होगा। कुल मिलाकर 8 बार फिल्म फेयर ट्रॉफियों को इन्होंने अपने नाम किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सरोज खान से पहले कोई भी कोरियोग्राफर अवार्ड दिया ही नहीं जाता था। जी हाँ, इस गाने का असर फिल्म इंडस्ट्री में इतना जबरदस्त था कि फिल्म फेयर ने पहली बार कोरियोग्राफर कैटेगरी शुरू की और पहला नाम लिखा गया सरोज खान का। नमस्कार, कहिए क्या सुनेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कुल मिलाकर 8 बार फिल्म फेयर ट्रॉफी अपने नाम की सरोज खान जी ने। हाँ, ये इतिहास बन गया था। हर भाषा की फिल्मों में सरोज खान डांस कोरियोग्राफ कर रही थी और अवार्डों की झड़ी अपने नाम करती चली जा रही थी। 18 बरस की कवारी कली थी, घूंघट में मुखड़ा छुपा के चली थी। दोस्तों, एक उम्र गुजर चुकी थी। ये हर उम्र की हीरोइन को अपने पैशन से डांस सिखाती थी, चाहे माधुरी दीक्षित हो या ऐश्वर्या राय। उनके कदम थकते नहीं थे, क्योंकि वो कदमों से नहीं जज्बे से नाचती थी। सरोज खान जी ने टीवी की दुनिया में भी कई डांस शोज को जज किया और डांस की नई पीढ़ी को अपना आशीर्वाद दिया। देश भर में उनकी कई डांस एकेडमी थी और तो और विदेशों में भी उनके डांस स्कूल थे। डरने की क्या बात है, खुल के नाचो। थैंक यू सो मच, प्लीज। हाँ दोस्तों, अब हम आपको एक ऐसी बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आपने अभी तक कहीं भी नहीं सुना होगा। सरोज खान केवल डांस ही नहीं करती थी, वो अच्छा लिखती भी थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि वो कई फिल्मों की कहानीकार भी थी। बीरू दादा, जो कि 1990 में आई, धर्मेंद्र जैसे बड़े अभिनेता ने इस फिल्म में काम किया। अब खिलाड़ी फिल्म को ही ले लीजिए, अक्षय कुमार की पहली बड़ी हिट फिल्म बनी। इसकी कहानी सरोज खान जी ने ही दी। फिर चाहे वो नजर के सामने, छोटे सरकार, दावा, दिल तेरा दीवाना, भाई भाई, होते होते प्यार हो गया, जज मुजरिम जैसी कई फिल्मों को उन्होंने अपने हाथ की लेखनी से सजाया। जी हाँ दोस्तों, इन सभी फिल्मों में उनके नाम को एस खान लिखा जाता था और उन्हें अब अपना नाम आगे लाने का शौक बचा भी नहीं था। उन्हें सिर्फ अपने काम से प्यार था, नाम से नहीं। सरोज खान ने वो मुकाम छू लिया था जहां तक पहुंचने की तमन्ना हर कोरियोग्राफर रखता है। जहां डांस में उनके कदमों में गोविंदा थे, वहीं आंखों में माधुरी दीक्षित थी। उनकी स्टाइल, उनके हाथों की भाव भंगिमा और उनका ठुमका और कहीं उनकी ताल, हर स्टेप एक अध्याय था।
सरोज जी से जुड़ा हुआ आपको एक रोचक किस्सा और बताते हैं। एक समय मुंबई की विरार से बिना टिकट लोकल ट्रेन में सफर करके एक लड़का सरोज खान के पास डांस सीखने आया। हिचकिचाते हुए बोला, मेरे पास आपको फीस देने के लिए पैसे नहीं मैं हैं। विदाउट टिकट आता हूँ विरार से, आई हैव नो मनी, मैं आपको पैसे वैसे नहीं दे सकता। सरोज खान मुस्कुराई और बस इतना कहा, मैंने तुमसे फीस मांगी क्या? मैं बोली मैंने मांगा तेरे से, जब बड़ा बन जाएगा ना तब मांगूंगी। जी हाँ दोस्तों, वो लड़का था गोविंदा, जिसे आज हम डांसिंग सुपरस्टार कहते हैं। सालों बाद जब गोविंदा सुपरस्टार बन गए तो एक दिन सरोज खान के पास एक 10 साल का लड़का आया। वो लड़का सरोज जी से बोला, क्या आप ही सरोज खान हैं? ये लिफाफा चीची भैया ने आपके लिए भेजा है। जब सरोज खान ने लिफाफा खोला तो अंदर 24,000 रुपए थे और एक पर्ची थी। इस पर लिखा था, अब मैं आपको कुछ देने लायक हो गया हूँ, ये है मेरी गुरु दक्षिणा। यही नहीं दोस्तों, देवदास फिल्म की शूटिंग के दौरान जब सरोज खान बहुत ज्यादा बीमार हो गई, डॉक्टरों ने यह तक कह दिया कि अब इनका बचना बहुत मुश्किल है, तभी गोविंदा ने उनकी बेटी के हाथ में एक लिफाफा थमाया। बोले, सरोज जी से कहना उनका बेटा आया था। मैं 100 बार मर के भी जन्म ले लूं ना, फिर भी आप लोगों का एहसान नहीं उतार सकूंगा। उस लिफाफे में 4 लाख रुपए थे, जिनसे सरोज खान का इलाज हुआ और उनकी जान बची। समय के गुजरते पन्नों के साथ 3 जुलाई साल 2020 को वो दिन आया जब यह अलौकिक व्यक्तित्व हमेशा के लिए विदा हो गया। एक और बड़ी खबर है, मशहूर कोरियोग्राफर सरोज खान का देर रात निधन हो गया। पर क्या सरोज खान चली गई हैं? नहीं, वो आज भी हमारे डांस में किसी न किसी रूप में जिंदा है। जब भी धक धक गाना बजेगा, जब भी डोला रे डोला गाने की गूंज उठेगी और जब भी निमुड़ा निमुड़ा में कोई भी थिरकेगा, तब तब सरोज खान हमारे बीच में ही होंगी। कुछ लोग हमारे बीच कभी नहीं मरते, बस वो शरीर को छोड़कर एक कला के रूप में हमारे बीच हमेशा जिंदा रहते हैं। उन्हीं में एक हैं सरोज खान जी। और सरोज खान आज भारत की नृत्य कला की सबसे अमर कथा बन गई। वैसे दोस्तों, आप जरूर ये बताइएगा कि सरोज खान जी के द्वारा कोरियोग्राफ किया हुआ कौन सा डांस आपको सबसे ज्यादा पसंद है और किस हीरोइन को फर्श से अर्श पर पहुंचाने का पूरा हाथ सिर्फ और सिर्फ सरोज खान जी को है। सरोज खान का नाम लेते ही आपकी आंखों के सामने उनका कौन सा डांस सबसे पहले आता है? प्लीज इन सभी सवालों के जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका हर एक उत्तर कहीं न कहीं सरोज खान जी को एक पवित्र श्रद्धांजलि होगा। वैसे आपको अगर ये हमारा एपिसोड थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करेगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे 20-25 मिनट के वीडियो में हमारी की गई 30 से 40 घंटों की मेहनत को साकार कर देता है। और आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो आपने किसी न किसी रूप में मुझे और मेरे परिवार को आर्थिक मदद की है। इसके लिए तो मैं आपका जीवन भर आभारी रहूंगा। आपका दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते हैं किसी अगले एपिसोड में और मनोरंजन के साथ। जय हिंद, जय भारत।